नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। चुनावी दंगल में आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में कई मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ से वो कितने खुश है और आने वाले दिनों में देश में एक कैसी सरकार चाहते हैं ये भी हम जानेंगे। चूंकि देश में इस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार है और नरेंद्र मोदी बनाम INDIA फिलहाल जो देश में चल रहा है, तो ऐसे में जो जनता है वो क्या कुछ सोचती है ये तो हम हर दिन दर्शकों को बताते ही हैं। लेकिन आज हम इस चुनावी दंगल में जो आम लोग हैं, साथ ही अलग समुदाय के जो लोग हैं, जैसे किन्नर समुदाय से जुड़ी कई महिलाएं जो हैं वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगी। उन सभी का रुख करेंगे और यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर देश में वो किस तरीके की सरकार चाहते हैं। चूंकि लोकसभा चुनाव को लेकर के नरेंद्र मोदी ने अपने मैनिफेस्टो के साथ साथ अपने बातों में हर एक समुदाय का वो जिक्र करते हैं, चाहे वो कोई भी समुदाय हो। लेकिन इसमें किन्नर समुदाय यानी कि ट्रांसजेंडरों का भी उन्होंने जिक्र किया है। इस बार अपने घोषणा पत्र में भी उन्होंने ट्रांसजेंडरों का जिक्र किया है और साथ ही आयुष्मान भारत योजना का लाभ जो है अब किन्नरों को भी मिलेगा अगर आने वाले दिनों में देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आती है, तो ऐसा इनके घोषणा पत्र में है। वहीं दूसरी ओर अगर हम रामविलास पासवान की पार्टी चिराग पासवान की बात करें तो उन्होंने भी अपने घोषणा पत्र में कई सारे वादे किए हैं जिसमें उन्होंने किन्नर समुदायों को भी जगह दिया है। तो बेसिकली आज का ये जो चुनावी दंगल है वो किन्नर समुदायों के उत्थान को लेकर के ही हमारा कार्यक्रम है और इसमें हमारे साथ अलग अलग समुदाय के लोग तो जुड़ेंगे ही, हमारे साथ अन्य पार्टियों के मेहमान भी जुड़ेंगे, चाहे वो बीजेपी से नीतू जी की बात करें या फिर कांग्रेस से अमित जी की बात करें। ये तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही एडवोकेट भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, उनका भी हम रुख करेंगे। और देश में लोकसभा चुनाव को लेकर के जहां सभी पार्टियां रेस नजर आ रही है, वहीं अगर हम INDIA गठबंधन की बात करें तो INDIA गठबंधन भी काफ़ी रेस है और उनका यही कहना है कि जो काम और जो वादे बीजेपी पूरा नहीं कर पाई है उन वादों को अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम पूरी करेंगे। लगातार जनसभाओं का दौर जारी है, नेताओं की ओर से जनसभा की जा रही है और साथ ही जनता से मुखातिब हुआ जा रहा है। लेकिन असल में जनता क्या कुछ सोचती है, जनता के मुद्दे क्या है, हर तरीके से आज हम दर्शकों को रूबरू कराएंगे और हमारी कोशिश यही होगी कि सभी चीज़ों पर जो है हम अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया भी लें। चूँकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ये दावा करते आए हैं कि केंद्र में 2024 में उनकी ही सरकार बनेगी और उनकी सरकार बनने के बाद वो अपने अन्य वादों को पूरा करेंगे, 2047 तक देश को विकसित भारत जो है वो बनाएंगे और इसको लेकर के केंद्र सरकार अपनी तैयारियों में लगी हुई है और उसी को लेकर केंद्र सरकार काम भी कर रही है। हालांकि अगर हम INDIA गठबंधन की बात करें तो ये गठबंधन भी अपने कई वादों को लेकर के सुर्खियां भी बटोर रहा है और कई सारे वादे जो है वो इनकी ओर से की जा रही है, जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है, जनता के सामने अपने दावों को रखने की कोशिश की जा रही है। चूँकि 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो कई मायनों में इसलिए भी महत्वपूर्ण है चूँकि अगर नरेंद्र मोदी सरकार अगर दोबारा से सत्ता में आती है तो दोबारा से अगर सत्ता में आती है तो बीजेपी सरकार के लिए ये बड़ी उपलब्धि हो जाएगी चूँकि नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री चुन करके आते हैं तो। लेकिन ये दौर जो है वो उतना आसान नहीं होगा चूँकि 2014 और 2019 के मुकाबले 2024 उतना आसान नहीं होगा। कई सारी ऐसे मुद्दे हैं, कई सारे ऐसे फैसले हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ भी नज़र आ रहे हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में जिस तरीके से अग्निवीर योजना का विरोध हुआ था और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि अगर वो सत्ता में आती है तो अग्निवीर योजना को खत्म कर देगी, तो ऐसे में जो इस बार का रास्ता है वो 2014 और 2019 के मुकाबले उतना आसान नहीं होगा चूँकि अब विपक्ष भी पूरी ताकत के साथ मुद्दों के साथ जो है वो जनता के बीच में है। चूँकि अलग अलग जगहों से हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाइव इंडिया हर पल के स्टूडियो में हमारे साथ एडवोकेट विवेक जुड़े हुए हैं, वहीं बीजेपी से नीतू जी हैं और हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम विवेक जी का रुख करेंगे चूँकि हमारे मेहमान हैं, लाइव इंडिया हर पल के स्टूडियो भी पहुँचे हुए हैं। विवेक जी, चूँकि 2024 को लेकर के सभी नेता जो है वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं। विवेक जी।
विवेक जी, आपकी आवाज दर्शकों को नहीं मिल पा रही है। नीतू जी भी हमारे साथ है, हमारे सहयोगी कुणाल भी हमारे साथ है। नीतू जी, हम आपके पास तो आएंगे, लेकिन पहले हम कुणाल के पास जाएंगे। कुणाल के पास चूंकि इसलिए जाएंगे कि दीपिका पांडे का टिकट जिस तरीके से कटा है कुणाल, उसके बाद दीपिका पांडे के समर्थक नाराज हैं। भले ही प्रदीप यादव के समर्थक खुशी मना रहे हैं और लाइव इंडिया हर पल को धन्यवाद भी दे रहे हो कि आप ही की खबर का असर हुआ है, जिसके बाद ये जो पूरा बदलाव हुआ है वो हुआ है। कैसे देखते हैं? और फिलहाल दीपिका पांडे के जो समर्थक है उनमें किस तरीके की नाराजगी नजर आ रही है क्षेत्र में? कुणाल, टिकट कटने के बाद भले नाराज चल रहे हैं, क्योंकि उनके जो है पार्टी के नेता को टिकट नहीं मिला है। लेकिन दीपिका पांडे दुमका पहुंची हुई थी, वहां पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। जिस प्रकार से हम अपने चुनाव में प्रचार कर रहे थे, दो दिनों से जो कर रहे थे, उससे भी ज्यादा जो है प्रचार प्रसार करेंगे प्रदीप यादव के लिए। और आपको हम बता दें कि निशिकांत दुबे को पटकनियां देने के लिए ये लोग जो है एड़ी चोटी लगाए हुए हैं। उनका कहना है कि जो भी निवर्तमान सांसद है उनसे गोड्डा की जनता नाराज है और कहीं ना कहीं यहाँ पर परिवर्तन नजर आएगा। लेकिन आपको हम बता दें कि प्रदीप यादव को टिकट मिलने के बाद थोड़ी नाराजगी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा था। आशंका ऐसी लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं उसका असर जो है चुनाव में दिखेगा। जी रेखा, करेंगे। चूंकि नीतू जी, आपसे सवाल हमारा यही रहेगा कि जिस वक्त निशिकांत दुबे ने ये कहा था कि अगर प्रदीप यादव को पार्टी प्रचार अपना उम्मीदवार बनाती है गोड्डा से, तो वो प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, उनके कार्यकर्ता प्रचार प्रसार करेंगे। तो पार्टी ने जो है दीपिका पांडे को तो बनाया था, लेकिन टिकट फिर वापस ले लिया और वो टिकट जो है वो प्रदीप यादव को दे दिया। नीतू जी। जी 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 मैडम, बिल्कुल ये सही बात है। निशिकांत दुबे जी ने ये ऐलान किया था कि अगर प्रदीप यादव को टिकट मिलेगा तो हम चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, हम सिर्फ घर में खाना पीना और बैठक घर में ही करेंगे, ताकि बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए वो चैलेंज करके इस बात को बोले थे, क्योंकि उनका कहना था और सभी का कहना है कि जब भी एक बलात्कारी को, जो कोर्ट में साबित भी हो गया और उनको जेल भी हुआ और सारा केस को वो जीत गए, वो महिला जीत भी गई थी, और इस तरह का मतलब छवि वाले को आगे करती है, ये बहुत बात है। क्योंकि दीपिका जी थी तो अच्छी कैंडिडेट थी, मानते हैं, लेकिन उनसे टिकट लेकर फिर इनको जो दिया गया, इनका छवि तो बहुत खराब है, खासकर हम लोगों के नजर में। इसलिए बोले गए अगर प्रदीप यादव ऐसे चुनौती स्वीकार करते हैं और जीत जाते हैं, तो बोले कि हमको कोई प्रचार करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे आदमी को जनता चुनती है तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। अगर मेरे पर भी इस तरीके के आरोप है, फिर पार्टी ने उन्हें भी जब टिकट दिया है तो फिर निशिकांत दुबे ने खुलकर अपनी पार्टी के कैंडिडेट का विरोध क्यों नहीं किया? उन्होंने ये तो कह दिया कि प्रदीप यादव पर बलात्कार का आरोप है और बलात्कारी को अगर टिकट मिलता है तो वो प्रचार नहीं करेंगे। तो ये आरोप तो ढुल्लू महतो के ऊपर भी लग चुका है ना नीतू जी। निशिकांत दुबे जी के ऊपर क्या बलात्कार का आरोप है? आप ही बोलिए। नहीं, उनका तो साबित हो गया, वो बलात्कारी तो है ही, है ना। और दूसरा बात है कि वो अपने उनका राजनीतिक करियर जो है वो हमेशा सिर्फ पैरवी वाले होते हैं, अपने जात को खासकर ऐसे असामाजिक तत्व को वो आगे करते हैं। नहीं लगाया है क्या? वो मामला कोर्ट में नहीं गया क्या? वो जांच का विषय नहीं है? ढुल्लू महतो पर कई आरोप है, खुल करके सरयू राय भी उनका विरोध कर रहे हैं। तो जब आपके पार्टी के कैंडिडेट जिसकी छवि खराब है, अगर उसे टिकट मिल सकता है, तो फिर कांग्रेस पार्टी अगर प्रदीप यादव को टिकट देती है तो गलत क्या है इसमें? पार्टी को पहले टिकट देके दोबारा तो नहीं मिला है ना, क्योंकि देखिए ढुल्लू महतो पे ऐसे आरोप लगे हुए हैं, लेकिन आरोप सब कभी साबित अभी तक नहीं हुआ है कभी, लेकिन इनका तो साबित हो गया है। इस कारण वो चैलेंज किए कि हम प्रचार नहीं करेंगे, जनता जनार्दन है, जिसको चुन सकती है उसके लिए उनका स्वागत है। वो बोलते हैं कि हम जितना काम किए हैं अपने काम की बदौलत वो चैलेंज किए हैं और उनको पूरा आत्मविश्वास नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं। वो अपने संबंधियों के यहाँ जाते हैं, खाना पीना खाते हैं। आप प्रचार का मतलब समझते हैं तो बोलिए, कहीं ऐसा कहीं सामूहिक जगह पे बैठे हैं और 100 आदमियों के भीड़ में बैठे हैं और प्रचार प्रसार करें, वो अगर एक भी आप फुटेज दिखा दे या इस तरह का कोई तस्वीर दिखा दे तो हम लोग फिर बोलना छोड़ देंगे। चलिए नीतू जी, आपके सवालों का जवाब हम अमित जी से लेंगे। अमित जी भी जुड़ चुके हैं। अमित जी, लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है आपका। नीतू जी ने कहा कि खराब छवि वाले को आपकी ओर से टिकट दिया गया है।
यानी कि गोड्डा में? देखिए, अब वो तो न्यायालय तय करेगी। जब मामला न्यायालय में है, सब जुडिस है मामला, तो उस पर मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा और वो न्यायालय तय करेगी। न्यायालय की बातों में हस्तक्षेप करने का हम लोगों को अधिकार भी नहीं है। वो न्यायालय के में मामला है, वो सब जुडिस है, इसलिए अब उसका होने दिया जाए, चाहे उसके बारे में कुछ नहीं। लेकिन हाँ, अब उनको पार्टी टिकट दी है, आलाकमान ने टिकट दिया है, तो सभी कांग्रेसी और महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के सभी लोग मिलकर उनको जिताने का काम करेंगे। हम लोग उनके साथ काम करेंगे और उनको पूरी तरह, कांग्रेस पार्टी के, इंडिया गठबंधन के सभी लोग उनके लिए काम करेंगे। विपक्ष कई तरह की बातें करती रहती है। अभी इनके प्रत्याशी पर भी बहुत तरह के आरोप लगे हैं, इसीलिए निजी आरोप का कोई बहुत ये नहीं है। मान लीजिए कि प्रदीप यादव पड़ैयाहाट से लगातार विधायक बनते रहे हैं और एक अच्छे विधायक के रूप में अपने क्षेत्र में एक स्टेब्लिश पॉलिटिशियन है। इनके भी सांसद पर कई तरह का आरोप लगा हुआ है और इसलिए ऐसी बातें नहीं करें। विकास का के बारे में बात करें कि कैसे डेवलपमेंट का क्या हो सकता है, क्षेत्र में कैसे हो। इनके सांसद सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनकी कई बातें पहले भी झूठी साबित हो चुकी हैं, इसीलिए ये बड़बोलेपन का अपना परिचय देते रहते हैं। ऐसी बातें राजनीति में शोभा नहीं देती है कि हमेशा तरह तरह की बातें करना। जब मामला सब जुडिस है तो आप फैसला मत सुनाइए, आप न्यायालय का अपने हाथ में ये मत लीजिए कि अमुक व्यक्ति ये है। आप पर भी कई तरह के आरोप लगे हैं, आप भी उन सब बातों का जवाब दीजिए। इसीलिए वैसा नहीं है। जो लोगों का काम होता है, जो गरीब गुरबों का काम है, इनके सांसद जो हैं वो तो कभी बैठते ही नहीं है गरीब लोगों के साथ, इवन अपने कार्यकर्ताओं को भी समय नहीं देते हैं और जो लोगों की जो रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं उस बारे में वो कोई बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो इसीलिए वैसी बातें नहीं है। एक सांसद का, या एक फिर आप विधायक लोगों का ने जो निशिकांत दुबे के उस चैलेंज को नहीं सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा तो फिर हम उन्हें प्रचार प्रसार नहीं करेंगे? तो क्या इसी वजह से आप लोगों ने दोबारा से प्रदीप यादव को जो है यहाँ से उम्मीदवार बना दिया ताकि निशिकांत दुबे प्रचार प्रसार ना कर पाए? वैसी बातें नहीं है। आलाकमान को क्या फीडबैक था, क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई, क्या है, अब मैं तो उसमें हूँ नहीं। ये तो पार्टी का पॉलिसी में है कि अब पार्टी क्या सोच के किसको कैंडिडेट बनाई। मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मैं उस बारे में तो ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ। अब पार्टी आलाकमान ने जो तय किया, तो बस हम लोग यही जानते हैं कि जो भी हमारा कांग्रेस का कैंडिडेट है, हम लोग सभी लोग उनके साथ हैं। लेकिन निशिकांत दुबे जी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं प्रचार, वो सब कर रहे हैं, वो प्रचार भी कर रहे हैं, वो पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं चुनाव की, देख रहे हैं कि कहाँ हमारा क्या है। वो बिल्कुल डरे हुए हैं अंदर से, वो सभी काम कर रहे हैं। वो सिर्फ बोलने की बातें हैं कि कार्यकर्ता, अरे आप कार्यकर्ता के यहाँ जब जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप प्रचार ही कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि जब भी कोई नया, जब भी कोई नेता आएंगे बाहर से तो मंच भी वो साझा करेंगे, वो सब काम करेंगे। मैं उनकी बातों पे नहीं जाता हूँ। मैं तो एक साधारण उदाहरण देता हूँ कि उन्होंने कहा था कि गांडे में उपचुनाव ही संभव नहीं है। वो एक कोई निर्णय दिखा रहे थे कि ये अब नहीं होगा, वो नहीं, लेकिन गांडे में उपचुनाव हो रहा है। तो इसीलिए ये बड़बोलेपन है इनका। भी एक मामला, मैं किसी के बारे में, निजी जीवन के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि राजनीति में मेन जो एजेंडा है वो निजी जीवन व्यक्ति का अपना है। आप अगर कहीं विवाद में हैं, आपके साथ कुछ बातें जुड़ी हुई, भी हाल ही में एक मामला आ गया उनका देवघर में, तो मैं उन सब बातों पे ज्यादा वो नहीं करना चाहता हूँ कि अमुक व्यक्ति ये है, वो जीवन व्यक्ति का अपने खिलाफ ये आरोप। मेन जो हमारा मुख्य जो फोकस है वो है कि आगे डेवलपमेंट का क्या हुआ, आ गया उनका केंद्र सरकार में, तो मैं उन सब क्या योजनाएं रही, कहाँ कहाँ योजनाएं फेल हुई, झारखंड सरकार का हमारा, अब लोग बोलने का कुछ भी बोल रहे हैं। मैं तो चलिए अमित जी, नीतू जी, आप लोग दोनों ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहिए। हमारे साथ कुणाल जी लाइव इंडिया हर्पल के स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सत्येंद्र हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। चूंकि आज हमने सोचा था कि चुनावी दंगल में आज हम एक ऐसे समुदाय के विषय पर चर्चा करेंगे जिनका भी उत्थान उतना ही जरूरी है जितना हम आम लोगों का जरूरी है। चूंकि किन्नर समुदाय की बात लोग नहीं करते। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में किन्नरों को जगह दी है और कहा है कि अगर उनकी सरकार 2024 में बनती है तो किन्नरों का उत्थान किया जाएगा। चूंकि हमारे सहयोगी सत्येंद्र के साथ इस वक्त किन्नर समुदाय की एक महिला मौजूद है, हम सीधे वहीं चलेंगे। सत्येंद्र, चूंकि आपके साथ इस वक्त किन्नर समुदाय से जुड़ी एक महिला मौजूद है, मैं चाहूंगी कि आप उनसे बातचीत करिए कि लोकसभा चुनाव से कितनी उन्हें उम्मीदें हैं। चूंकि मोदी सरकार ने आप लोगों के लिए कुछ वादे किए हैं अपने मैनिफेस्टो में भी, तो कितनी उम्मीदें हैं सरकार से, अभी की सरकार से और 2024 की आने वाली सरकार से? सत्येंद्र। बनारस से चुनाव लड़ रही हैं, उनके बारे में दिक्कत कर दीजिए।
सत्येंद्र से हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है। सत्येंद्र से हमारी कोशिश होगी कि हम फिर एक बार उनसे जुड़े, चूंकि सत्येंद्र फिलहाल जो है वो संपर्क में नहीं है। सत्येंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? सत्येंद्र, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं चाहूंगी कि आपके साथ जो इस वक्त किन्नर समुदाय की महिला हैं, आप एक बार उनसे बातचीत करिए और जानने की कोशिश करिए कि आने वाली सरकार और अभी की सरकार से कितनी सारी उन्हें उम्मीदें हैं। मैं इस वक्त लखनऊ में मौजूद हूं और हमेशा देखा गया है कि आम चुनाव में किन्नर समाज के लोगों की बातचीत नहीं होती है। उनके ना अधिकार की ना उनके सम्मान की बात होती है और ना ही उनके किसी आरक्षण की या रिजर्व किसी चीज को लेकर के होती है। मैं इस वक्त लखनऊ में मौजूद हूं और मेरे साथ समाजवादी पार्टी से किन्नर समाज की प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है। मैं उनसे बात करूंगा और पूरी चीजों को लेकर के मैं जो है सब चीजें रखूंगा। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, मैं भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी जो न्यूज हमारे लिए सोचता है, बोलता है। बाकी के मंत्री नेता कुछ हमारे लिए सोचते नहीं, हम लोग जैसे है ही नहीं। जब चुनाव आता है तो हम लोग के मुद्दे उठाते हैं, बोलते हैं। बाकी का जब समय आता है तो सभी गायब हो जाता है, पता ही नहीं कि हम लोग हैं भी यहाँ उत्तर प्रदेश या पूरे देश में किन्नर रह भी रहा है कि नहीं रह रहा है। तो ये बहुत अफसोस की बात है। आम चुनाव को लेकर के जब बात होती है तब किन्नर समाज के लोगों को याद किया जाता है। न उनके उत्थान की बात होती है, न आरक्षण की बात होती है, न उनके जीवन और रहन सहन में सुधार की बात होती है। अब फिर से आम चुनाव है, किस तरीके की सरकार चाहती है? देखिए, हम लोग चाहते हैं सरकार को कि ऐसी सरकार हो जो हमारे विषय में सोचे, और बाकी का जो ये सरकार अभी इस समय बीजेपी सरकार में खुला बोल रही है, इसको ये सिर्फ हम लोग को कागजों पे रखे हैं, कागज पे रखे हैं और कागज पे ही रखे रहेंगी। मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बस खाली हम लोग से भी वादे करते हैं कि हमने इनके लिए भी बहुत कुछ किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हम लोग के लिए कुछ किया है, क्योंकि हम लोग जहां कल थे वहीं आज भी पड़े हुए। कहीं से हमारा आगे बढ़ने की नौबत नहीं है कि हम आज आगे बढ़ के हम किसी चीज को ले सकें या किसी चीज पर ऐसी जगह पे जा सकें। और ना ही तो कभी ये कोई पार्टियां हमें ऐसा मौका देती कि हम भी विधानसभा में जाके बैठे हैं। क्या खाली कागजों पे ही हमको रखा है? क्या हमारा अधिकार नहीं कि हम जाकर विधानसभा में बैठे? क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम जाकर वहां अपनी लड़ाई ले? क्योंकि हम जब तक विधानसभा नहीं जाएंगे, अंदर नहीं बैठेंगे, तब तक हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। हम बाहर ही चिल्लाते रहेंगे और ये नेता सिर्फ हमसे, ये सरकार झूठे वादे कर रही है और ऐसे करती रहेगी कि किन्नरों को हम बहुत कुछ दे रहे हैं लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिल रहा हमारे किन्नर समाज को। पुरानी सरकारें रही, पूर्ववर्ती सरकारों में अगर कुछ नहीं मिला तो आपको लग रहा है कि इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी कुछ नहीं मिला। आखिर किस सरकार से आपको उम्मीदें हैं कि किन्नर समाज के लोगों के हित के बारे में सरकार सोचेगी, सरकार उनके उत्थान की बात करेगी, जीवन में सुधार की बात करेगी? देखिए, पुरानी सरकार की जो बातें हो रही हैं, उस पुरानी सरकार में मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि कांग्रेस की सरकार थी, जब इंदिरा गांधी जीवित थी, तब उस समय किन्नरों को मिलता था और उनको सम्मान भी मिलता था और उन्हें पेंशन मिलती थी। और उसके बाद जब सपा की सरकार रही है, जब माननीय हमारे मुलायम सिंह जी थे, तब भी किन्नरों के लिए काफी मदद हुई है। बाकी की इस सरकार के अंदर, जो इस समय बीजेपी सरकार है, किसी ने 1 रुपए नहीं दिया है, बल्कि कि किन्नरों को भी गुमराह करने का काम किया जा रहा है कि आप लोग प्रचार करें, जाके आप लोग यहाँ पर जाएं, घूमें, लेकिन मिलना किसी को कुछ नहीं। किन्नर को अपना अधिकार खुद नहीं मिलता है कि अगर उसके मोहल्ले में लड़ाई हो गई तो इस पार्टी में रहकर अगर वो कह दे मंत्री जी वहां बात कर लीजिए, तो वो भी नहीं होता है। बल्कि कि ये सरकार में, ये बीजेपी सरकार में तो किन्नरों को बगल में बिठालना पसंद नहीं करते हैं। मैं कह रही हूँ, अभी इससे पहले कई इसमें किन्नर राज मंत्री भी थी। क्या आपने देखा कभी बैठे मंच पे किसी के साथ में? क्या आपने कभी देखा किसी के साथ, या प्रधानमंत्री जी हमारे या माननीय योगी बाबा जी किसी के साथ खड़ी हुई हो कहीं मंच पे? तो आप मुझे बताइए। हमेशा इन लोगों ने मुझे कागजों में रखा है, इस सरकार ने। और बाकी की जो पहले की सरकार थी वो मान सम्मान देती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन इस सरकार में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। रेखा जी, बहुत बड़ी बात है किन्नर समाज को लेकर के कि जो चीजें पहले से चली आ रही उन्हीं कुरीतियों पर दोबारा समझिए कि जब हम 2024 में जी रहे हैं तब ये हालात किन्नर समाज के लोगों के हैं। इनका कहना है कि कोई भी हमको पास में बिठाना नहीं समझता है, मतलब लोग उसी तरीके से घृणा करते हैं। पूर्ववर्ती सरकारों में भले ही कुछ उत्थान हुआ हो। मैं और इनसे बात करने की कोशिश करूंगा, कुछ और कहना चाह रहे हैं क्या? इस बीजेपी सरकार में अभी राज्य मंत्री बनाई गई, ठीक है, एक गठन बनाया गया। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या इस पार्टी के अंदर अगर किन्नर का कोई गठन बना है तो उसमें किन्नर प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए या आम आदमी होना चाहिए? किन्नरों को सिर्फ क्या
प्रदेश उपाध्यक्ष, नगर उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, क्या अध्यक्ष का पद इस पार्टी में है ही नहीं है। और हमारी समाजवादी के अंदर देखिए किन्नर को बराबर का सम्मान मिला, माननीय अखिलेश यादव जी ने बराबर का सम्मान दिया, अपने बगल में बिठाला, अपने मंच से बुलवाया। ऐसी पार्टी कहाँ मिलेगी। तो हम लोग तो चाह रहे हैं, इस समय सारा पूरे देश का किन्नर समाज यही चाह रहा है कि बदलाव होना चाहिए। और हम लोग कह रहे हैं अब की बार बदलाव तय है, कोई नहीं बचा सकता इनको जाने से, क्योंकि बहुत ज्यादा झूठ हो गया, इतना हो गया है कि अब बस सरकार, हमारे युवा मारे मारे फिर रहे, भूखे प्यासे, इस तरीके हालत हो गई कि आत्महत्या करना पड़ रहा, उनको अपनी डिग्री जलानी पड़ रही है, ऐसी हो गई उसकी हालत। लेकिन कुछ ऐसे अंधभक्त लोग, ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं सोचते हैं कि लोगों के साथ क्या हो रहा, बस वो खाली गाना गाते हैं कि बहुत अच्छे हैं, अच्छे। अगर अच्छे ही होते तो इतना क्यों दौड़ रहे हैं, अगर अच्छे काम किए होते तो इतनी दौड़ क्यों लगा रहे हैं, ना लगाना पड़ता। अगर अच्छे कर्म किए, अच्छे काम किए होती है सरकार, तो आज जिस तरीके रैली और जगह जगह पर दौड़ के कर रही, सब करना ना पड़ता इनको। ये इनकी नाकामी है, देख लीजिए। एक बात है रेखा, साफ तौर पर देख सकती हैं इनकी नाराजगी किस तरीके से वर्तमान सरकार की जो चीजें हैं उनसे अगर संतुष्ट नहीं है तो। सत्येंद्र, हम हमारे साथ इस कार्यक्रम में संजना किन्नर भी जुड़ चुकी हैं जमशेदपुर से। उनकी भी कई सारी समस्याएं होंगी और कई सारी मांगे भी होंगी। हमारे साथ जो भी मेहमान हमारे साथ इस स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगी कि सभी लोग, आप लोग जरूर सुनिए, चूंकि संजना किन्नर झारखंड से हैं और झारखंड की सरकार और केंद्र सरकार से इनकी भी कई सारी उम्मीदें हैं। जहाँ केंद्र सरकार ने इनसे वादे किए थे, वहीं राज्य सरकार ने भी इनसे कई वादे किए थे। अगर हम हेमंत सोरेन की बात करें तो 1000 रुपया पेंशन देने की बात कही गई थी, लेकिन वो पेंशन आज तक इन्हें मिली नहीं है। पहले भी हमने इस मुद्दे को उठाया था और कार्यक्रम भी किया था। संजना जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका लाइव इंडिया हर पल के इस कार्यक्रम में। मैं जानना चाहूंगी कि देश के लोकसभा चुनाव को आप कैसे देखती हैं, कौन सी ऐसी सरकार आप चाहती हैं जो आए और आप लोगों का भी उत्थान करे। चूंकि आप लोगों के लिए बातें ही होती है, लेकिन उन बातों को धरातल पर नहीं उतारा जाता है। संजना जी। जी नमस्कार, मैं संजना किन्नर जमशेदपुर झारखंड से। ये जो आने वाला चुनाव जो है लोकसभा का जो होगा, हम लोगों का तो यही, हमारे जितने भी यहाँ किन्नर हैं, यहाँ हमारे सरकार, वो सरकार जो है हम लोग को वादा तो करते हैं, वादा तो पूरा लेकिन हमारे राज्य सरकार जो है तो अभी तक पूरी वादा सही से पूरा नहीं कर पा रहे हैं और हुआ नहीं है। आशा है कि आने वाला समय में ऐसी सरकार हमारे राज्य में हो, हमारे देश में हो, जो किन्नरों के बारे में सोचे, उसे राजनीतिक क्षेत्र में भी उन लोगों को इज्जत से जगह दिया जाए, ताकि हम भी देश चलाने में, देश का विकास करने में, आम लोगों का भी विकास करे, उसमें हम भागीदार बन सके। अन्यथा हम लोगों को तो बहुत कुछ दिया जाना चाहिए था, लेकिन क्या होता है कि जहाँ पर हम लोगों को रख के उस चीज के बारे में जो जानकारी हम लोगों को है, वो जानकारी उसको किसी और कम जानकार लोगों को उस जगह में खड़ा कर दिया जाता है। जिससे क्या होता है, हम लोगों का क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, क्योंकि हम भी एक नागरिक है और हमारे जितनी बहनें हैं वो भी भारत के नागरिक हैं, किन्नर बहनें। तो जिस तरह से पुरुष महिलाओं को आजकल हर जगह बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है, हर जगह उन्हें भागीदार बनाया जा रहा है, उनका विकास के लिए, शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, और इसके अलावा उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए जो भी कार्यक्रम सरकार चला रही है, वो सब कार्यक्रम हमारे जो किन्नर बहनें है ना, सामाजिक रूप से समाज में रहकर वो करना चाहती है, तो उन लोगों को वो प्रोत्साहन मिले, उन लोगों को सपोर्ट मिले, जो कि हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। सरकार से हमें यही उम्मीद है, रेखा मैम से भी मेरी ये आग्रह है कि आपके इस इंटरव्यू चैनल के माध्यम से हम किन्नर बहनों को, सरकार के हर एक लोग है ना, सरकार के जो जितने भी लोग हैं, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जितने भी नेता है, उसको थोड़ा सा गंभीरता से ले, क्योंकि आने वाले समय में आपको सभी देश के सभी लोगों को, सभी वर्ग के, सभी श्रेणियों के लोगों को लेके ही देश को चलाना है। ये किसी एक का नहीं है, सबका मिला जुला है और सबके मिल के ही एक खूबसूरत, एक अच्छा देश बन सकता है, देश और बेहतर हो सकता है। ऐसे तो हमारा देश पूरा विश्व में बहुत बड़ा है और बहुत ही इसका एक अलग जगह है। उस जगह को बरकरार रखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हम किन्नर बहनों को हमारे इस इलेक्शन में सरकार
बढ़िया आए और वो सरकार हम लोगों के बारे में हर एक सुविधाओं से हमें जोड़े, जिसके लिए हम लोग को तकलीफ ना उठाना पड़े। न तो कागज में वोट लेते समय में हम लोग को बहुत वादा करते हैं, लेकिन जैसे काम बन जाता है ऑफिस जाने से हम लोग को एक घृणित रूप से ज्यादातर जगह देखा जाता है, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति है हम लोगों की। मेरा तो यही कहना है। नमस्कार। घृणित रूप से ज्यादा बिल्कुल महत्वपूर्ण मुद्दों का जिक्र संजना आपने किया है। आपके सवालों का जवाब हम हमारे पैनलिस्ट से लेना चाहेंगे, क्योंकि जो लोग भी हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, बीजेपी और कांग्रेस के पास तो जाएंगे, लेकिन एडवोकेट जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव इंडिया हर्पल के स्टूडियो से। चूंकि आप हमारी बातों को सुन रहे थे, आपने जो संजना किन्नर ने बातों को उठाया और साथ ही उत्तर प्रदेश से भी आपने सुना कि महिला किन्नर ने जिस तरीके से अपनी बातों को रखा। सरकारें आती है और जाती है, किन्नरों को जब सिर्फ एक वोट बैंक समझा जाता है, उसमें भी इनके लिए ज्यादा ध्यान इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि इनकी आबादी काफी कम है, तो इन्हें सरकार तवज्जो ही नहीं देती। सोचती है कि ये तो हमारे वोटर्स हैं ही नहीं, हमारे वोट बैंक का हिस्सा ही नहीं है, तो हम इनके लिए योजनाएं लाएंगे ही नहीं। लेकिन ये कितना सही है, क्योंकि भारत सभी का है और किन्नर समुदाय का भी भारत है। देखिए, समाज में सबको बराबरी का हक है। किन्नर समाज को भी आप देखिएगा तो 2014 में तीसरे लिंग श्रेणी के रूप में उनको लिंग के रूप में मान्यता मिला है। और आप अगर 2019 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखेंगे जिसमें उनको परिवार के साथ रहने का और बाकी चीज का अधिकार दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी सरकार, हम नहीं कर रहे पुरानी सरकार या नई सरकार, हर समाज हर लोगों को लेके चल रही है। किन्नर भी एक समाज का हिस्सा है, पर यह है कि आज का जो राजनीतिक परिवेश है वो नहीं चाह रहे हैं, या चाहते हुए भी उनको साथ लेके नहीं चल रहे हैं। हम मानते हैं ये बात को, हमारा जो समाज कहता है कि किन्नरों को वो साइड में लेके चल रहे हैं, उनको एक मुद्दा में नहीं बना के रख रहे हैं। पर आप राजनीति के अनुसार देखिएगा तो उनको भी हक है विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ने का, और विधानसभा के अनुसार उनको भी हक है कि वो विधानसभा में चुन के एज अ एमएलए वो जाएं, और वो अपने समाज क्या पूरे समाज, हम नहीं कह रहे हैं कि किन्नर एक समाज के अलग जरिया है, उस सबके साथ वो समाज में जुड़े। और रह गई जहां तक राजनीतिक परिवेश की, आज देखिए, आज आप देख सकते हैं कि सांसद लोग के साथ क्या हो रहा है। कोई भी, हम नहीं ये नहीं कह रहे हैं कि अभी बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की राजनीतिक पार्टी हो, जो भी सरकार में पार्टियां हैं वो वोट दे रहे हैं, वोट को फिर वो काट के दूसरे को दे रहे हैं। आखिर क्यों? वो एक बार में वो डिसाइड या चॉइस क्यों नहीं कर पा रही है कि किनको वोट देना है, कि उनके वो वोट उनके टिकट पे वो लड़े। वो हर बार किसी का टिकट काटते हैं। रांची में आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे खींचतान चली। लास्ट में कांग्रेस ने सुबोध कांत सहाय की पुत्री को उन्होंने वोट टिकट दिया। तो हर राजनीतिक कुछ है ही नहीं, वो एक राजनीतिक अखाड़ा बनकर रह गया है। और ज्यादा दिन नहीं, आप कुछ दिन के पहले जो प्रभात तारा मैदान में आप देखेंगे उलगुलान मीटिंग जो हुई, उलगुलान की जो रैली हुई, उसमें क्या हुआ? टिकट को लेके ही उतने झगड़े हुए, एफआईआर तक हो गए। कल हमारे आप थाना के अंदर देखेंगे जिनके एफआईआर हो गए, एक ही राजनीतिक पार्टियों के जो लोगों ने अपने इंडी गठबंधन किए हैं, उनके अंतर्गत में उन लोगों ने टिकट काट के किसी और को दिया गया। और एक ही राजद और कांग्रेस दोनों लोगों ने अपने कार्यकर्ता आपस में ही मारपीट किया, खून बहा, थाना में एफआईआर हो गया, दुर्वा थाना में एफआईआर हो गया। तो समाज किस दिशा में लोग जा रहे हैं? टिकट के नाम पे चीजें क्यों हो रही है? कार्यकर्ता आखिर किनके साथ जुड़े? आखिर बहुत बढ़िया सवाल उठाया है और इसका जवाब भी देने के लिए अमित जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से ही हैं। अमित जी, आप ही जवाब दीजिए, क्योंकि देखा आपने कि किस तरीके से उलगुलान में भी मारपीट हुआ, झगड़ा हुआ, एक दूसरे के सर फोड़े गए, थाने में एफआईआर दर्ज हुआ, और वो भी आप ही के गठबंधन के लोगों ने किया है। किस ओर जा रही है राजनीति? जवाब दीजिए अमित जी, जो विवेक जी ने सवाल उठाए हैं। कुछ लोग ऐसे और साथ ही किन्नरों के भी जो सवाल है उसका भी आप जवाब दीजिए, क्योंकि आपकी ही सरकार ने वादा किया था कि 1000 रुपया पेंशन मिलेगा, सभी के अकाउंट में जाएगा। लेकिन आप पूछिए, सामने है संजना किन्नर, उनसे पूछिए कि क्या उनके खाते में जाता है 1000 रुपया? सामाजिक तत्व के लोग हैं, वो हर जगह किसी पार्टी या किसी ऐसा नहीं है, वो किसी पार्टी विशेष। और अमित जी, आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। मेरा यह कहना है कि असामाजिक तत्व जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी विशेष के हैं, वो हर जगह होते हैं। इसीलिए वैसी बातों को जोड़ना कि
आपके गठबंधन के सहयोगी थे और ये वो हर जगह होता है। अभी राजनाथ सिंह जब आए थे कुछ दिनों पहले रांची, तो वहाँ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी बहुत हंगामा मचाया था, और ऐसा सभी पार्टियों में होता है। कुछ कमोवेश कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, वो अब किसी पार्टी के हो सकता है कि नहीं भी हो सकता है कोई बाहर से कोई व्यक्ति कोई लाया गया हो, वो किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं भी हो। तो इसीलिए ऐसी बातों को किसी पार्टी से जोड़ देना कि वो पार्टी में लोग विरोध अपना करते हैं, लेकिन वो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जाता है, कहीं हिंसा का कहीं भी कोई जगह नहीं है। इसीलिए इसको किसी पार्टी विशेष से जोड़ना मेरे अनुसार ये गलत होगा। असामाजिक तत्व तो हर जगह रहते हैं, और हो सकता है वो कोई लोग ऐसे हों। और जहाँ तक आप ये ट्रांसजेंडर की बात कर रहे हैं, तो सही है, इनको अधिकार मिलना चाहिए। जो इनका अपना जो एक अधिकार है, जो मूल रूप से जो इनको मिलना चाहिए, वो सभी सुविधाएं इनको विवेक मिलनी जी कह रहे हैं, चाहिए। अमित जी, कि वो जो लोग हैं वो आप ही की पार्टी के हैं, चूंकि जो एफआईआर भी हुआ है उसमें यही हुआ है कि कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ता। विवेक जी भी यही कह रहे हैं। एक बात बताइए, उलगलान रैली का किसने उस कार्यक्रम को किया, चालू करवाया, उस उद्घाटन किसने किया, किन्नों लोगों ने वो रैली को बुलाया था? झारखंड में झारखंड झुकेगा नहीं का एक स्लोगन दे रहे हैं कि झारखंड झुकेगा नहीं। आप लोगों ने एक इंडी गठबंधन को बना के एक आपस में सारी छोटी राजनीतिक पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी मिलकर कर रहे हैं। वो रैली आप लोगों ने ही बुलाया, आपके ही लोग थे। आपके वो आज क्या आपके वहां पे जो रिकॉर्डिंग हुए हैं, आप खुद देख सकते हैं कि आपके कार्यकर्ता खुद ही पोस्टर कुछ और लेके आए थे और पोस्टर को हटा के फिर कुछ और पोस्टर चालू किए हैं। वो सब वहां आपके लोगों ने खुद देखा है। तो आप सामाजिक कार्यकर्ता किसको बोल रहे हैं? वो आपके खुद के लोग हैं जो आपको खुद वोट दिलाते हैं, आपके वो कार्यकर्ता हैं जो पोलिंग बूथ पे जाते हैं और आपको वोटिंग दिलाते हैं। आप कौन उनको कार्यकर्ता बोल रहे हैं? अपने गठबंधन ने खुद से किया है, तो आप खुद अपने कार्यकर्ता पर इल्जाम लगा रहे हैं। कैसे वो आपको चुनाव जिता के देंगे? मैं अपने कार्यकर्ताओं पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। एक्चुअली आप मुझे परस्यू कर रहे हैं कि मैं जवाब दीजिए अमित जी। मुझे इस विषय पर पूरी जानकारी, हाँ, इसीलिए जिस बात पे मुझे जानकारी, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि इस तरह के लोग हर जगह होते हैं, और अभी व्यक्ति को तो कानून अपने अनुसार काम करेगा। जो भी व्यक्ति अगर कोई गलत करेगा, कोई हिंसा का रास्ता अख्तियार करेगा, या कोई भी जो व्यक्ति जो होगा जो कानून तोड़ेगा, तो कानून अपना काम करेगा। और इस तरह के व्यक्ति को ये बोलना कि अमुक पार्टी से जुड़ा, हर जगह ऐसे लोग हैं, मैं तो ये कह ही रहा हूँ। और अगर कोई भी व्यक्ति अगर दोषी है तो कानून अपना काम करेगी उसमें, कि अगर कोई व्यक्ति कहीं हिंसा का सहारा ले रहा है तो अब कानून अपना काम करेगी। लेकिन ऐसा व्यक्ति ऐसा नहीं कि ये अमुक पार्टी से, ये वो हर जगह होता, सिर्फ ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल सिस्टम से लोग हैं, हर जगह हैं वैसे लोग। इसीलिए अगर वैसा कोई है जो अगर लॉ ब्रेक कर रहा है, कानून की नहीं है बात, यहाँ कानून तोड़ने की नहीं है बात, यहाँ हो जा रही है आज के राजनीतिक की किस पे कि आपने उदंड लोगों के साथ, उपराष्ट्रता लोग के साथ आपने गठबंधन किया। आप उन्हीं के लोग साथ बैठ के चुनाव लड़ना चाहते हैं। कैसे बोल सकते हैं उदंड लोगों के साथ? ऐसे आप कैसे बोल देते हैं कि उदंड लोग, आपको पता होना, ऐसा आप कैसे बोल सकते हैं कि उदंड लोगों के साथ झारखंड के सहयोगियों से मिलके आप जो चुनाव लड़ रहे हैं वो आपके ही लोग हैं ना? आप ऐसी बातें बोल रहे हैं कि उदंड लोगों के साथ गठबंधन इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं वो मेरे लोग है ही नहीं थे, मैंने बुलाया ही नहीं था। आप वो लोग सिर्फ हंगामा किए हैं। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि सामाजिक जो हमारा जो समता का जो ये रहा, लालू जी एक बहुत बड़े बिहार में एक क्रांतिकारी कदम उठाए, और जो पिछड़ों को हक मिला उसमें लालू जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए ऐसी बातें बोल देना कि आपका गठबंधन ये रहा, अगर आप झारखंड के संदर्भ में भी बात करेंगे, किसी भी तो अगर आप किसी व्यक्ति ही कार्यकर्ता का सर फूटा, कुर्सियां टूटी, मैं तो बोल ही रहा हूं कि अगर कोई, लेकिन आप जो एक सवाल आपने किया कि कैसे कैसे लोगों के साथ आप अलग मुद्दा हो जाता है, कैसे लोगों के साथ आप गठबंधन कर ले रहे हैं मामले में, तो आप ये बातें कैसे बोल रहे हैं कि झारखंड अगर अलग हुआ तो इसमें हमारे आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है झारखंड अलग राज्य बनाने में, और ये हमेशा गरीबों वंचितों की बातें करते हैं। इसीलिए ऐसे आरोप लगाना कि कैसे कैसे लोगों के साथ गठबंधन करते हैं, अगर आप बात करेंगे किन्हीं के बारे में भी, चाहे वो गुरु जी के बारे में हो, आदरणीय लालू जी के बारे में हो, तो सब एक सामाजिक आंदोलन और लोगों को उनका अधिकार दिलाने का काम किया। इसलिए यह बात बोल देना कि कैसे कैसे लोगों, मैं तो बोल ही रहा हूं कि एंटी सोशल एलिमेंट हर जगह है, वो कहाँ नहीं है। आप ट्रेन में चल रहे हैं, बस में चल रहे हैं, फ्लाइट में चल रहे हैं, हर जगह ऐसे लोग मिलेंगे आपको। लेकिन जोड़ देना कि ऐसे ऐसे लोग ही आपके पार्टी में, ये कहना बिल्कुल गलत है। मैं तो कह ही रहा हूं, और मुझे उसकी पूरी जानकारी है नहीं। अगर कोई व्यक्ति अगर कहीं दोषी है तो उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी,
उलगुलान रैली में तो सोरेन मैं जी को भी गया गलत था उस बोला जगह। है, ना ही लालू प्रसाद यादव को गलत बोला है, बल्कि उन्होंने यही हमने बोला है किसी कि आपने राजनीतिक जिन पार्टी लोगों के को किसी जी बड़े बिल्कुल नेता नाम का नहीं, मैंने नाम भी नहीं लिया। बिल्कुल आप उन्होंने नाम नाम लेके नहीं आप लिया उनका है, नाम आगे नाम आप खुद से ले रहे हैं, चूंकि इसलिए मैं इसमें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हूं। लेकिन अमित जी, मैं चाहूंगी, चलिए उन्होंने जो सवाल उठाया वो रहने दीजिए, चूंकि आज के इस कार्यक्रम में किन्नर बहनें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, दोनों लोग सुन रही हैं, तो मैं चाहूंगी कि उनके मुद्दों को लेकर, उनके उत्थान को लेकर के आप जरूर कहिए, चूंकि हेमंत सोरेन जी ने खुद ही कहा था कि उनके खाते में पैसे जाएंगे, संजना किन्नर के खाते में पैसे नहीं गए हैं, झारखंड से वो जुड़ी हुई हैं, इस पर आप क्या कहिएगा अमित जी? मैं चाहूंगी इसका जवाब आप और जरूर सरकार, दीजिए। मैं वो बता रहा हूँ कि अगर सरकार का कहीं ये है तो वो देखने का, और सरकार को वो करना चाहिए। अगर कहीं किसी चीज में कमी है तो वो झारखंड सरकार कहीं कोई काम नहीं हो पाया है, या अगर सरकार ने कोई वादा किया तो उस पर अमल किया जाएगा। अब क्या उसमें हो सकता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर हो सकता है गवर्नमेंट तो चाह रही है कि उसको लाना, तो अब है कि क्या प्रशासनिक तंत्र है, कैसे क्या सिस्टम, इसीलिए उसमें अभी बोलना, मैं देखता हूँ, मैं पूरी जानकारी मैं भी उसके बारे में ले रहा हूँ कि क्या है, उस पूरा इशू क्या है, कि झारखंड सरकार का क्या है। अब कोई भी जो पॉलिसी बनेगी तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वहां से फिर आएगा गवर्नमेंट के पास, फिर कैबिनेट में जाना है। अब क्या उसमें हुआ है तो पूरे तथ्य आपको की नीतू जी जानकारी याद मुझे है है कि नहीं। हेमंत सोरेन जी ने सचिवालय के बाहर ये कहा था कि किन्नर समुदाय के बारे में कोई नहीं सोचता, हमारी सरकार ने सोचा है और अब इनके खाते में पैसे जाएंगे। वो किन्नर बहनें भी यहाँ पे है, सुन रही हैं, चूंकि वो उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं चाहूंगी इसका जवाब नीतू जी आप ही दे दीजिए। जी, झारखंड सरकार ने तो बहुत सारे वादा किए थे, ये भी बोले थे कि बेरोजगारों को 7,000 रुपया मिलेगी और अब वो आवास मिलेगी, 3-3 रूम का मिलेगा। तो कहाँ कोई वादा पूरा किए? ना आज तक कोई युवाओं को रोजगार दिए, ना किसी बेरोजगार को मानदेय दिए। तो वो तो वादा किए हैं और सिर्फ बोलिए कि कोई वादा निभाए हैं क्या आज तक? और इतना बड़ा क्रांतिकारी काम कर भी जेल का हवा खा रहे हैं, इनका तो बात ही छोड़ दीजिए। दूसरा बात है लालू यादव का, ये उनको बोल रहे हैं कि बहुत बड़े एकदम समाज सेवी थे और क्रांतिकारी थे, इसीलिए उन्होंने चारा घोटाला किया और ऐसे बुढ़ापे में जेल से बाहर आए। तो इनके नजर में वो लोग सब महान पुरुष हैं, हम लोग के नजर में नहीं है। हम लोग के नजर में वही महान पुरुष है जो अपने जनता के लिए काम किए हैं। जैसे कि निशिकांत दुबे की बात बोलते हैं, निशिकांत दुबे की काम की बात बोलती है, इसलिए कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जो ये इतने सारे योजनाएं जो है धरातल पर, गोड्डा विधानसभा में जितना काम हुआ है पूरा देश लेवल में उतना काम कहीं नहीं हुआ है। तो इसलिए निशिकांत दुबे का हौसला बुलंद है, सिर्फ अपने कर्मों के लिए, अपने कार्यों को लेकर। इसीलिए ऐसे उलपुजुल बातें इन लोग ये करते ही हैं। और जहां तक बात है किन्नर बहन की, मैं उनकी बातों को समझ सकती हूँ, उनके तकलीफ को मैं समझ सकती हूँ। लेकिन अभी जहां तक बात है बीजेपी की, हम भी यहाँ पर अध्यक्ष हैं, तो अभी इन लोगों के लिए एक विशेष आंदोलन हम लोग कर रहे थे, इन लोगों से संपर्क कर रहे थे। आप ही बताइए कि अगर केंद्रीय सरकार में जितनी सारी योजना है, क्या किन्नर बहनों को उसकी मदद नहीं मिलती है? किन्नर बहनों योजना से वंचित रहती है क्या? और उनके लिए विशेष सभी जगह में जगह दिया जा रहा है, चाहे वो विधानसभा हो, राज्यसभा हो और राजनीति हो, और उनके साथ बैठकर ऐसा और उनके लिए ऐसा कोई बात नहीं है कि अपेक्षित रखा जाए। ये गलत है, ये उनका सोच हो सकता है, लेकिन ये सच नहीं हो सकता, क्योंकि मोदी जी सभी के लिए सभी उनका है। किन्नर भी हमारे समाज का एक पार्ट है, जैसे हम लोग हैं वो भी एक इंसान है। लंबी बातें करते हैं। चलिए संजना जी, आपने सुना? संजना जी, मैं चाहूंगी कि अगर आपने सुना है तो आप अगर अपनी बातों को रखना चाहती हैं तो, कि चूंकि तमाम राजनीतिक दल के लोग ही हैं इस कार्यक्रम में, और अगर आप चाहें तो अपनी समस्याओं को लेकर के, अपने उत्थान को लेकर अपनी बातों को रख सकती हैं। संजना जी, कोई सवाल भी है तो वो सवाल भी पूछिए जिसका जवाब ये राजनीतिक दल देंगे। नीतू जी की सरकार केंद्र में है और अमित जी की सरकार राज्य में है, दोनों से सवाल करिए। संजना जी। हाँ जी, मैं संजना, मैं तो देखिए सवाल से सबसे बड़ी बात है कि मैं तो आग्रह करूंगी, सरकार दोनों से सवाल करिए। संजना जी। मैं तो राज्य सरकार जी, मैं केंद्र सरकार से, मैं तो देखिए आग्रह करूंगी कि आप लोगों के पास में वो अधिकार है, वो सक्षमता है, वोट देके जनता आप लोगों को, जनता के भला करने के लिए आप लोग इससे आगे बढ़ाए हैं। इसलिए हम किन्नर बहनों के लिए भी आम जनता की तरह जो भी सुविधाएं हैं, जो मिलता है सरकार से, वो सबको हम लोगों को दिलाया जाए। हम लोगों को देखिए झारखंड में जमशेदपुर में किन्नरों का कोई आश्रम नहीं है, ना ही शेल्टर होम है, ना ही जो घर बना के दिया जाए, भाड़े घर में सबको रहना पड़ता है, जब मर्जी मकान मालिक हटा देते हैं।
तो मैं चाहती हूँ कि संविधान का जो मूल्य है उस मूल्य के तहत सभी लोग भारत के सभी को सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए, विशेष करके जो जरूरतमंद हो, जो कि जैसे समानता के साथ साथ समता समता पर विशेष ध्यान देकर हम लोगों को वो सब चीज से जोड़ा जाए। हम लोगों को भी समानता के साथ साथ समता के ऊपर भी हम लोग को गौर करके हमें उस हिसाब से सुविधाएं लाभ मुहैया कराया जाए। सरकार से हमारी यही आग्रह है। जी बिल्कुल, चलिए एक एक करके सभी से सवाल लेंगे और जानेंगे कि उनकी इसमें क्या कुछ राय है। हमारे साथ लखनऊ से सत्येंद्र भी हैं। सत्येंद्र, चूंकि आपसे भी राय लेना चाहेंगे, चूंकि आपके साथ भी किन्नर बहन जो है वो मौजूद हैं। आपने दोनों ही लोगों को सुना, दोनों नेताओं को सुना और साथ ही किन्नर बहन को भी सुना, सभी को आपने सुना, विवेक जी को भी आपने सुना। चूंकि वो चर्चा कुछ अलग ही जा रही थी, इसलिए हमने सोचा कि आज मुद्दे पर ही बात कर लेते हैं। चुनावी दंगल में किस तरीके से देखते हैं आप इन सारी चीजों को, सत्येंद्र? पायल जी मौजूद हैं और पूरे प्रदेश के जो किन्नर समाज के लोग हैं वो इनसे जुड़े हुए हैं। समझिए इनका भी एक राजनीति के क्षेत्र में अपना एक पद और एक ओहदा है, लेकिन जो होना चाहिए किन्नरों के लिए वो किसी सरकार ने नहीं अब तक किया, जो उम्मीदें हैं। हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात कर लेंगे कि आखिर क्या होना चाहिए, क्या लगता है किन्नर समाज के उत्थान के लिए क्या क्या होना चाहिए। देखिए, हम लोग के लिए अगर देखा जाए तो हमारे लिए बहुत सी परेशानियां हैं। जैसे हम लोग पे इतना ज्यादा जुल्म होता है, उस पर हमारी कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं करते हैं। कहते हैं आप लोग तो खुद ही मैनेज कर लो, तुम लोग को क्या जरूरत है। इन सब चीजों को देख के अगर देखा जाए, जिस तरीके के हमारे कुछ किन्नर पढ़े लिखे भी ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं, उनको पुलिस की नौकरी मिलना चाहिए, हमारे समाज को भी आगे आना चाहिए और रेलवे में नौकरी मिलना चाहिए। क्या हमारे लिए इतना नहीं है कि हम लोग सरकारी में काम कर सकते हैं? जब हम प्राइवेट काम कर सकते हैं तो सरकारी भी कर सकते हैं। और जो हमारा काम मांगने खाने का है वो तो हमारा एक पुरखों बुजुर्गों से भगवान के घर से चलता चला आ रहा है, उसको बंद करने का काम हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? मैं देखती हूँ अभी नासिक में देखिए किन्नरों के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया गया, सिर्फ बधाई को लेकर ट्रक चढ़ा दिया, मार दिया गया। उसके बाद वहां का कानून कहता है कि इनका ये काम बंद किया जाएगा। तो ये सब गलत चीजें, काम बंद किया। अगर ऐसे इनका बंद किया जा रहा है तो बाबाओं का भी बंद करना चाहिए। जिस तरह के किन्नर भीख मांगता है, बाबा भी भीख मांगते हैं, बात तो एक ही है। दोनों चीजें, उनका भी यही अधिकार है और किन्नरों का भी यही है। तो हम लोग तो एक भीख के तरीके मांगते हैं, तो उसमें क्या रोक लगाना है? तो बताइए, ये सरकार में तो जितना किन्नर परेशान हो रहा है इस बार, किसी सरकार में नहीं। अब तो बस हम लोग के मन में यही है कि हम लोग चाहते, ऊपर वाले दुआ करते, बदलाव हो, बस बदलाव हो, कोई नई सरकार आए ताकि हमारे लिए सोचे और हमारे लिए आगे बढ़े और हम जो जो चाहते हैं वो हमें सब मिले। बल्कि कि मैं इस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो जब 22 में हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो माननीय हमारे अखिलेश भैया जी ने कहा हमसे कि तुम लोग का क्या क्या चीज चाहिए, जो भी है वो आप लोग बनाकर हमें दें। हम लोग 22 से पहले ही उन्होंने कहा, मैंने उनको बनाकर पूरा तैयार करके रख लिया। तो उन्होंने कहा तो जैसे ही सरकार आएगी हम तुम सबके लिए पूरी जितनी भी चीजें तुमने लिखी पूरा बजट करेंगे और तुम्हें काम देंगे और तुम लोग जो काम करना चाहते हैं वो काम करें, जो बधाई मांगना चाहते हैं वो बधाई मांगे, किसी पे कोई रोक नहीं लगेगी। तो ये बड़ी बात है। और इस सरकार में तो कहती काम करो। काम हम कहाँ से करें? पहले काम हमारे लिए पैदा तो करो। हमारे लिए काम कहाँ है? रोजगार कहाँ है? आप बताइए, कौन हमें नौकरी रखेगा? क्या सरकारी नौकरी हमारे लिए है? हम पढ़े लिखे भी हैं, सरकारी भी नौकरी दो, प्राइवेट जो करना चाहता प्राइवेट दो। हम कहते हैं दुनिया के लोन माफ होते हैं, किन्नरों को भी लोन मिलना चाहिए, मिलके उनके माफ होने चाहिए ताकि कि वो आगे का काम कर सके। हर किन्नर के पास दौलत नहीं है, बहुत से किन्नर मजबूर हैं जिनके पास खाने तक को नहीं है, वो रोटों पे भीख मांग मांग के खाते हैं। तो क्या इस सरकार को दिखाई नहीं देता है? इसी तरह हमारे लिए भी सोचे। लेकिन ये सरकार तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं, सिर्फ हमें कागज पे रखे हैं कि आपको हम ये देने जा रहे हैं आपके। बल्कि इन्होंने कहा कि आपकी प्रॉपर्टी है उसमें से, जो आपके परिवार की प्रॉपर्टी, उसमें से हम आधा दिलवाएंगे आपको, आपका भी अधिकार। अरे अपने पास से दीजिए ना। हमारे माँ बाप तो जो हमारे पास, वो तो हमेशा जिंदगी भर हमें देते रहे हैं और पालते रहेंगे, पूरी जिंदगी लास्ट तक पालेंगे, मरने के बाद भी मेरे साथ रहते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं हमारे लिए? कुछ भी नहीं, सिर्फ कागजों में डाल रखा है। मैं तो बस कहती भगवान से यही कि ऊपर वाले मुझे बदलाव चाहिए, बस और कुछ नहीं जी, बदलाव चाहिए। देखिए रेखा जी, इस लोकतांत्रिक देश में हर कोई सम्मान से अपनी रोजी रोटी कमाने की आकांक्षा रखता है। वही जहां
महिलाएं हो या पुरुष हो या फिर सवर्ण हो या दलित हो, सभी को इस दौरान इस लोकतांत्रिक देश में सम्मान के साथ पैसा सतेंद्र कमाने की सुना चाह मैंने होती है, काफी अपना गुस्से में हैं, जीवन बदलाव चलाने की बात कह रही हैं और बदलाव इसलिए चाहिए तो चूंकि जो अन्य सरकारें आए वो काम करे, लेकिन क्या गारंटी है कि अन्य सरकारें भी आएंगी तो इस समुदाय के बारे में सोचेंगी? चूंकि वादे तो सभी करते हैं लेकिन अमली जामा पर कोई नहीं पहुंचा पाता। कुणाल, आपसे एक सवाल लेने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से देखते हैं आप, चूंकि किन्नर समुदाय आक्रोशित है, नाराज है और बदलाव की भी मांग कर रही है? कुणाल, जबकि उनके चलिए कुणाल से संपर्क जो है वो टूट चुका है। बात नीतू जी आपसे जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि आपने सुना चूंकि अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है वो किन्नर बहन, और उनका यही कहना है कि बदलाव हमें चाहिए। नीतू जी, विशेष पार्टी से जुड़ी है इसलिए, जी दीदी, एक विशेष पार्टी से दीदी जुड़ी हुई है इसलिए वो इस तरह की बातें बोल रही है, एक तरफा बात बोल रही है जिसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। अगर किन्नर बहनों के लिए अगर सोचे हैं तो बीजेपी सरकार से कोई ज्यादा नहीं सोच सकता। बोले ना, अभी हम लोग संपर्क अभियान किए थे कि हर गली मोहल्ला में जहाँ किन्नर बहन है उनको हम लोग आगे कर रहे थे। उनकी योजनाओं के लिए जो विशेष रूप से केंद्र सरकार ने योजना लाई है, उनको विशेष सुविधा के लिए हम लोगों ने किन्नर को एकजुट करने की कोशिश की, उन्हें लाइन अप किया। उनके लिए जो सरकार सोच रही है, केंद्र सरकार सोच रही है, उससे ज्यादा कोई सोचा नहीं है और न सोच सकता है। मैं ये भी बात बोल रही हूँ, वो विशेष एक पार्टी के तहत इस तरह की बातें बोल रही है, जबकि उनके मन में जरूर ये बातें आई होगी कि बीजेपी सरकार ने जितने किन्नर बहनों के लिए किया है आज तक कोई नहीं किया था। इसीलिए और आगे भी अभी जो केंद्र में सरकार आएगी तो और भी जितने वादे हैं किन्नर बहनों के लिए वो भी सरकार अभी सोच रहे हैं और उनको अभी धरातल पे लाने का काम करेंगे आगे। नीतू जी, हमारे साथ विवेक जी भी हैं जो कि एडवोकेट हैं, कई तरह के केसेस जो हैं उनके पास आते भी है। विवेक जी, चूंकि आपसे एक सवाल हमारा यही होगा कि किन्नरों की समस्याओं को आप कैसे देखते हैं? कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपके पास इनके भी मामले आए होंगे। विवेक जी, आवाज आ रही है? चलिए, विवेक जी से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। हम नीतू जी से हमने सवाल लिया, एक आखिरी सवाल हम अमित जी से भी लेते हैं। अमित जी, चूंकि आपसे भी हमारा यही सवाल रहेगा कि आने वाले दिनों में अगर आपकी सरकार केंद्र में आती है तो किस तरीके से आपकी सरकार किन्नरों के विकास को लेकर के कामकाज करेगी? अमित जी। अभी किसी पार्टी विशेष से मैं किसी को नहीं जोड़ता हूँ। जो उनका जो अधिकार है, जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिस चीज से वो वंचित हैं और जो उनका मूलभूत अधिकार है, जो सुविधाएं, वो जरूर मिलना चाहिए। किसी को किसी प्रमुख पार्टी से जोड़ देना ये गलत है। वो भले किसी पार्टी से जुड़ी हो, लेकिन उनको जीवन जीने का अपना जो अधिकार है, जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, कार्य का जो सुविधा मिलना चाहिए, उनको जॉब की सुविधा चाहिए, उनको जीवन जीने के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए, उनको शिक्षा के लिए जो सुविधा मिलनी चाहिए, उनको स्वास्थ्य के लिए जो सब उनको मिलनी चाहिए, वो चाहे किसी की सरकार हो। और मोदी जी अभी उनका जो रहा, मोदी जी को इस पर जरूर ध्यान देना था कि कैसे हम इनके जीवन को अच्छे रूप उन्नयन कर सकते हैं, अच्छी उनकी स्थिति को हम लोग सुधार सकते थे। लेकिन मोदी जी तो ध्यान देते नहीं है, वो सिर्फ जुमलाबाजी करते रहते हैं कि अब की बार 400 पार। मोदी जी, अब की बार इनके बारे में भी तो बोलिए कुछ हमेशा, कि क्या करना है इनके लिए, किसानों के लिए क्या करना है, श्रमिकों के लिए क्या करना है, इन लोगों के लिए क्या करना है जो है। तो मोदी जी तो बोलेंगे नहीं, बस एक अपना वो जुमला चल रहा है उनका, अब की बार 400 पार, और पूरी भाजपा बस उसी पे फोकस करके, कंसंट्रेट करके सिर्फ अपनी बातें चूंकि समय की काफी कमी है, अच्छी बातें आपने कही है। अब की बार 400 पार जो है वो इस समुदाय के बिना तो नहीं हो सकता, चूंकि इनका भी सहयोग बेहद जरूरी है। विवेक जी, आपसे सवाल लेना चाहेंगे, चूंकि आप वकील है, किन्नरों की समस्याओं से जुड़े कई मामले भी आपने देखे होंगे, कैसे देखते हैं आप इस समुदाय को और क्या कुछ कहना चाहिएगा? विवेक जी। नहीं, एक बार फिर से आप रिपीट करिएगा अपना सवाल। जी विवेक जी, मेरा सवाल यही है कि किन्नर समुदाय की जो भी समस्याएं हैं, जो चूंकि इनका यही कहना है कि सरकारें आती है जाती है लेकिन इनका उत्थान नहीं होता है, कैसे देखते हैं आप इनके उठाए हुए सवालों को? देखिए, उनका सवाल जो है जायज है। किन्नर समाज का भी उत्थान होना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं होना चाहिए, पर परिवेश के जो भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो क्षेत्रीय हो चाहे राष्ट्रीय हो, उनके इनके मुद्दे को उठा के लोकसभा में
जितने भी बिल्स होते हैं जो उनके हक में हो, एक दो बिल 2014 में शायद पास हुए थे, वो बिल की जानकारी भी याद नहीं आ रही है, पर कुछ पास हुए थे, पर उनके लिए समाज के लिए कुछ करना चाहिए और उनके भी हक के लिए कुछ ना कुछ देना चाहिए, क्योंकि वे हमारे समाज का एक तरह से आईना ही या समाज के हिस्सा हैं। बिल्कुल, समाज का एक ऐसा आईना है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो चुनावी दंगल में आज हमारे साथ सभी मेहमान जो जुड़े, एक बात बोलिए, रखना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए मैं विवेक जी। ये नहीं कर रहा हूँ किन्नर समाज हर समाज में, जहां तक मुझे जानकारी है 2011 या 14 के सर्वे के अनुसार 40% ही किन्नर समाज के लोग शिक्षित हैं। तो मैं चाहूंगा कि जितने अभी जो समाज के लोग हैं किन्नर के हो या अदर में, जितने उनको शिक्षित करेंगे वही आगे बढ़ के अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए आगे बढ़ेंगे जी। कि उनको शिक्षित करते हैं तो अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, कोई भी किसी को गुमराह करके अपने फायदे नहीं उठा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी हमारे साथ चुनावी दंगल में जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। सत्येंद्र, आपका भी धन्यवाद और साथ ही किन्नर बहन का भी धन्यवाद जो आपके साथ इस चर्चा में हमारे साथ बनी। संजना बहन, आपका भी धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी। अमित जी, आपका धन्यवाद और साथ ही नीतू जी, आपका भी धन्यवाद और साथ ही हमारे सहयोगी कुणाल, आपका भी धन्यवाद जो आप हमारे साथ चुनावी दंगल में जुड़े। तो आज चुनावी दंगल में हमने आपको किन्नर समुदाय से जुड़ी समस्याओं और साथ ही केंद्र सरकार की कई सारे चीज़ों को लेकर हमने बातचीत की। आगे भी हम आपको चुनावी दंगल में ऐसे ही चीज़ों से रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।